एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये हम गुरुकुल में जो अभी हम क्लास करने जा रहे हैं और जो ऑनलाइन है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा एक समझिए, बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है कि ज्योग्राफी और एनवायरमेंट इकोलॉजी हमें एक साथ करने को मिले। एनवायरमेंट इकोलॉजी में लोग इसको एक सब्जेक्ट समझते हैं, बेसिकली ये एक कमाई होती है। एनवायरमेंट इकोलॉजी के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी का एक बेस होता है, एक करंट अफेयर्स का बेस होता है और एक साइंस का बेस होता है। ये बेसिकली 3 सब्जेक्ट का समुच्चय होता है। और यूपीएससी ने 2016 के बाद से एक शिफ्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने जो परंपरागत यानी कि जो ऑर्थोडॉक्स ज्योग्राफी है उसके क्वेश्चन कम कर दिए हैं और एनवायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन उन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिए। बढ़ाते बढ़ाते नौबत ये हो गई कि अगर हम ज्योग्राफी एनवायरमेंट इकोलॉजी का एक औसत देखें, मैं आप लोगों को चार्ट शेयर कर दूंगा, ये पहुंचते पहुंचते प्रीलिम्स में 21 से 22 क्वेश्चन तक पहुंच गया है। 21 से 22 क्वेश्चन अकेले इस पूरे सेगमेंट में ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट इकोलॉजी को टच कर रहा है। 24 क्वेश्चन इसने टच किए थे 2021 में, 24। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें ये अपना बेस साइंस से लेता है, तो हमें इसको जो है वो क्या करना पड़ता है, कैप्चर करना पड़ता है। दूसरा, ये करंट अफेयर से अपना बहुत बड़ा बेस लेता है। यानी आप ये सोचिए कि आपको पर्यावरण पारिस्थितिकी की परिभाषा याद है, जैव विविधता क्या होती है याद है, और आप सोच रहे हैं कि यूपीएससी में आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आप दिमाग से उसको निकाल के फेंक दीजिए। अब जैसे आज का न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो COP28 के ऊपर बहुत बड़ा एनालिसिस आया हुआ है कि विकसित देश क्या करें, दुनिया बचेगी कि नहीं बचेगी। आईपीसीसी की जो रिपोर्ट है उसके बारे में चर्चा हुई कि अगर पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ गया तो पूरी दुनिया में इस तरह के सम्मेलन चल रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल है कि अगर आप ये फोकस कर रहे हैं कि भाई ये COP28 कोई सम्मेलन हुआ, फलानी जगह पर हुआ, इसमें इतने लोग इकट्ठा हुए, हमने सब याद कर लिया और हमें लगा कि इस बार हम एग्जाम में बहुत अच्छा क्वेश्चन कर जाएंगे। अब बात वहां हुई थी क्लीन एनर्जी पर कि फॉसिल फ्यूल तब घटेगा ना जब आपके पास एनर्जी ऑप्शंस होंगे, इसे ऊर्जा विकल्प कहते हैं। अब वो ऊर्जा विकल्प क्या है? सोलर है, विंड है, न्यूक्लियर है, हाइड्रो है, या कोई नई तरीके से। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चाहे ई वाहन हो, चाहे कोई भी नई चीजें आ रही हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब सवाल यहां पर ये उठ गया कि किस तरीके से बात COP28 की हो रही है, लेकिन वी आर शिफ्टिंग टू द टेक्नोलॉजी, कि क्या क्या अल्टरनेट्स अवेलेबल है, कार्बन सिंक्स कैसे लेकर आ सकते हैं। अब इसी में बात आते आते एक ब्रिटेन की कंपनी की बात आ गई। उसने क्या किया, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया कि जो कार्बन कैप्चरिंग है, एक वर्ड आया कार्बन कैप्चरिंग। तो रॉक्स जब सॉलिडिफाई होते हैं, जमते हैं, तो वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट कर लेते हैं कुछ रॉक्स, स्पेशली ग्रेफाइट रॉक्स। अब आपसे ये छूट गया अगर कि कौन सी चट्टान, ग्रेफाइट की चट्टान है, वो क्या करती हैं, जमती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कैप्चर कर लेती हैं। हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है तो क्या करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम करनी होगी। तो एक तकनीकी बनाई कि वो कुछ ही सालों में, 2 साल के अंदर वो पत्थर बन के तैयार हो जाएगा और वो तेजी से क्या करेगा, रॉक को एसिमिलेट कर लेगा। कार्बन कैप्चरिंग बोलते हैं इसको, कार्बन को कैप्चर कर लेना। तो इससे भी क्या होगा, इससे आपके कार्बन डाइऑक्साइड को कम करने में मदद मिलेगी। अब अगर आपने इस तरफ ध्यान नहीं दिया तो मान लीजिए आपसे एग्जाम में वो आपको ये याद आया कि कोई रॉक वाली टेक्नोलॉजी है, अब उसमें उस पर स्पेशली प्रेम्स में बोला कि वो ग्रेफाइट की चट्टानें होती हैं। अब आपको याद नहीं कि वो सादी चट्टान है, ग्रेफाइट की चट्टान है, बेसाल्टिक चट्टान है, वो है क्या, तो आपसे एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट जाएगा। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी के केस में आपको बहुत डायनेमिक रहना पड़ता है। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सब्जेक्ट जो अमित सर आप लोगों के साथ पहले भी आप लोग जुड़े होंगे, अथॉरिटी हैं। अच्छी बात यह है कि इनका कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। ये साइंस एंड टेक भी पढ़ाते हैं और ये एनवायरमेंट भी पढ़ाते हैं। और एनवायरमेंट को अगर साइंस एंड टेक का पर्सन पढ़ाता है तो उसको जस्टिफाई करता है, क्योंकि ये मेयर इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर आपसे मैं कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पूछूंगा कि भाई आप कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम कैसे करोगे, पेड़ लगा लोगे क्या, मान लो तुम आज जोश जोश में गए, तुमने आज पेड़ भी लगा लिया, तो उसको वृक्ष बनने में पौधे को 20 साल कम से कम लगेंगे। डू यू हैव इनफ टाइम? नहीं है।
डू यू हैव इनफ स्पेस? नहीं है आपके पास। तो तुम्हें तत्काल कोई ना कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो तुम्हारे पास इस पूरी प्रोसेस को वो धीमा कर दे या रोक दे, बिकॉज इन फ्यूचर टाइम ह्यूमैनिटी नीड्स टाइम। अभी क्या ये इतनी तेजी से हो रहा है कि अभी पूरी दुनिया किस बारे में बात करे, ग्लोबल वार्मिंग को रोक नहीं पाएगी। आने वाले टाइम में तुम एक नई खबर पढ़ने जा रहे हो कि हम इस प्रोसेस को सिर्फ धीमा करेंगे। क्यों धीमा करेंगे? धीमा करेंगे मतलब जो गर्मी निकल रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, हम उसको केवल धीमा कर पाएंगे, कम नहीं कर पाएंगे, ना रोक पाएंगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी थ्रेशोल्ड पे पहुंचने वाली है। हम बहुत ही जल्द कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज की खोज कर लेंगे आने वाले टाइम में जो वर्तमान टेक्नोलॉजी से अलग होगी, वर्तमान टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अलग होगी, लेकिन हमें एग्जैक्टली उसके बारे में नहीं पता। तो वो टेक्नोलॉजीज जब तक हमें मिलती नहीं है और जब तक वो हमारे बिहेवियर में नहीं आती, तब तक हमें कैसे भी करके ये जो ग्लोबल वार्मिंग की आईपीसीसी रिपोर्ट है, हमें उस टेम्परेचर पे पहुंचने से रुकना होगा, हमें धीमा करना होगा। जैसे गाड़ी को हम धीमा कर देते हैं ब्रेक मार के या स्लो कर देते हैं उसको, तो हमें सिर्फ वो प्रोसेस को धीमा करना होगा। हम रोक नहीं सकते, इतनी बड़ी आबादी हो चुकी है, रोक नहीं सकते। अब हमारी होप है वो टेक्नोलॉजी कि हम कैसे वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे हमारी चीजें आसान। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमें पता है कि आज जो फॉसिल फ्यूल वाले वाहन है उनकी टेक्नोलॉजी का अल्टरनेशन है बैटरी, लेकिन अभी भी दुनिया के पास लिथियम आयन बैटरीज का विकल्प नहीं है, नो ऑप्शंस। हमें क्या होता है, 100-150 किलोमीटर चलने के बाद हमें उसको रिचार्ज कराना पड़ता है। भारत जैसा देश जहां पर सुविधाओं की इतनी कमी है, वहां रिचार्जिंग स्टेशन बना भी अगर लोगे तो उसमें इतनी भीड़ हो जाएगी कि आप काम नहीं कर पाओगे। तो हम उसको अडॉप्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पूरी टंकी फुल कराई, हम 500-600 किलोमीटर निकल जाते हैं ना। तो हम 100 उसके बाद जाएं, फिर 1 घंटा रुके, 100 किलोमीटर चलने के बाद फिर 2 घंटे चार्जिंग में लगाएं, तो टेक्नोलॉजी फिजिबल नहीं है। ये आसपास तो चलने के लिए ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई ऐसी टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी कि एक बार बैटरी चार्ज हुई कई किलोमीटर चलती रहे, कई दिन तक चलती रहे। बट हमें अभी वो सब्सटेंस नोन नहीं है, हमारे पास अभी नैनो टेक्नोलॉजी में हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस तरह की टेक्नोलॉजी का वेट करना पड़ेगा कि जब तक वो टेक्नोलॉजी डेवलप ना हो जाए। मान लो हमारे आज बिजली घरों से कोयला जब जलता है तो हमारी राख निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। हमें कुछ ऐसे कार्बन रिसेप्टर्स चाहिए। कार्बन रिसेप्टर, मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, कार्बन रिसेप्टर। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, ये आ चुका है। तो चिमनियों में क्या होगा, वो क्या होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड को वहीं का वहीं रोक लेगी। बहुत से विकसित देशों के पास बड़ी महंगी टेक्नोलॉजी है। अब भारत जैसा देश जहां इलेक्शन इस बात पे होते हैं कि बिजली फ्री दोगे कि नहीं दोगे, वहां पर आप महंगी बिजली बियर कर सकते हो? नहीं, सरकार गिर जाएगी तुम्हारे यहां, उद्योग धंधे ठप हो जाएंगे, जो आर्थिक विकास का हम दम्भ भर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी राष्ट्र जब विकसित होने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसको सबसे बड़ी जरूरत पड़ती है ऊर्जा सुरक्षा की, एनर्जी सिक्योरिटी की। तो आप सिक्योर नहीं रह जाओगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या ये टेक्नोलॉजी भारत अपना सकता है? नहीं अपना सकता। और तुम्हारे समस्त प्रदूषकों में, ग्लोबल वार्मिंग में सबसे बड़ा हमारे बिजली घर। 67% हम इलेक्ट्रिसिटी जो यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो कोयले से आती है, सब कोल बेस है। तो अब तुम्हें कोयला जलाने के बाद प्रदूषण का सामना ना करना पड़े, इसके लिए तुम्हें कार्बन रिसेप्टर्स चाहिए होंगे। बट वो जैसे लेकर आओगे तुम्हारी बिजली व्यवहारिक नहीं रह जाएगी, मामला साफ हो जाएगा। अब तुम्हें टेक्नोलॉजी को यूजर फ्रेंडली करना पड़ेगा। सो जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी है, जिसको हम लोग सोचते हैं कि शायद ये सैद्धांतिक सब्जेक्ट है, इस तरह से लोग पढ़ाते भी हैं कि चलिए एनवायरमेंट की परिभाषा लिखिए, पर्यावरण की परिभाषा लिखिए, फलाने लिखिए, वो एक्चुअली नहीं है। इट कंसिस्ट एटलीस्ट 3 to 4 सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, फंडामेंटल ज्योग्राफी, ये सब कुछ अपने साथ वो समेटे हुए। तो मुझे लगता है कि अमित सर इज द बेस्ट पर्सन जहां पर वो जस्टिफाई कर सकते हैं इसको, क्योंकि आज का जो ट्रेंड है वो ये नहीं है कि परेशानी क्या है। इसको लिखोगे तो और अच्छा लगेगा मुझे।
आज का जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो ये नहीं पूछ रहा है परेशानी क्या है, आज का जो यूपीएससी का ट्रेंड है वो पूछ रहा है समाधान क्या है, समाधान क्या है। इस छोटी सी लाइन को अगर तुमने आत्मसात कर लिया, अगर इसको तुमने अपने लाइफ में हिस्सा बना लिया, तो अब आप जिस सब्जेक्ट में एंटर करने जा रहे हैं वो यूपीएससी में बहुत बड़ा वेटेज रखता है। हिस्ट्री से आगे निकल गया इसका वेटेज, पहले हिस्ट्री का दबदबा था, लेकिन अब ये हिस्ट्री से आगे निकल गया है, राइट। तो हमने इतने समय तक गुरुकुल में करंट अफेयर्स भी सीखा, आगे भी सीखेंगे, अब वो सब हमें टेस्ट करने का टाइम आ गया है। जो न्यूज़पेपर पढ़ने के बारे में हम बात कर रहे थे, जो हम चीजों को करने के बारे में बात करते थे, वो टेस्टिंग टाइम हमारा आ गया है। तो आप इस माइंडसेट के साथ पूछिएगा कि यूपीएससी ये नहीं पूछ रहा है कि समस्या क्या है, बहुत समय से बात होती चली आ रही है, वो तुमसे क्वेश्चन आप खोल के देखो तुम्हें पता चलेगा, वो तुमसे पूछ रहा है सॉल्यूशंस क्या है। अगर कहीं से भी सॉल्यूशन निकल रहा है यूपीएससी के क्वेश्चन में, आप जाके देखिए, ग्राफीन भी पूछा गया है, नैनो टेक्नोलॉजी, बैटरी के टेक्नोलॉजी पूछी गई है, ई वाहनों के बारे में पूछा गया है। हर वो चीज, चाहे वो गवर्नेंस का पार्ट हो, चाहे वो फंडिंग की बात हो, चाहे वो पॉलिसी की बात हो, और टेक्नोलॉजी तो भर भर के सबसे ज्यादा आ रही है। आज मैक्सिमम साइंस एंड टेक के क्वेश्चन बेसिकली एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, सबसे ज्यादा। तो आपको बहुत सजग रहना पड़ेगा इसमें। इस माइंडसेट के साथ पढ़ोगे तो ये पेपर बहुत आसान लगने वाला है, ठीक है। मेहनत दोनों तरफ से करनी पड़ेगी, हमें भी और आपको भी, ठीक है। और अगर हमने ज्योग्राफी और एनवायरमेंट को टाइमली खत्म किया, अच्छे से पढ़ा, तो सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि 20 से 22 क्वेश्चन हम अपनी टच में लेकर आ रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा गुरुकुल में, आपको टीचर से पूरी मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। आपको पता है कि हमारी मेंटर्स की टीम है, और वहां आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप अपने टीचर से कहेंगे कि चाहे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो, चाहे असाइनमेंट्स हो, या आपको जो लग रहा है कि ये बदलता हुआ ट्रेंड है, आपके हिसाब से आप हमें या हमारे मेंटर को असाइन करें कि गुरुकुल में मुझे लाइब्रेरी में मेंटरशिप में ये चीजें मिल सकें, तभी आप पूरा फायदा उठा पाओगे। क्योंकि ये एक से ज्यादा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट इकोलॉजी कभी भी एक सब्जेक्ट नहीं होता। अगर आप ईमानदारी से जानते होगे और सर समर्थन करेंगे इस बात का कि इकोलॉजी पार्ट जो होता है वो बायोलॉजी का पार्ट होता है, वो बायोलॉजी का पार्ट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, इट्स पार्ट ऑफ बायोलॉजी। एक सब्जेक्ट और जोड़ देता हूं, ठीक है। एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, बट इकोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। अब आप में से बहुत से लोगों का सब्जेक्ट बायोलॉजी का भी नहीं रहा होगा, तो आपको बड़ी सावधानी से इस सब्जेक्ट के साथ जाना है, क्लियर है। तो वो टेम्परामेंट बनाए रखिए।